हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग 4.11 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.11। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो एक ट्रक बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा ट्रक है, ये ट्रक है जो आगे जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अच्छा, एक आदमी जो है वो इसके छत पे है, एक आदमी इसके छत पे है और इसने क्या किया, 10 सेकंड के बाद एक बॉल को एक ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप किया नीचे। तो 10 सेकंड के बाद स्टोन को ड्रॉप किया, तो 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो v इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो u जीरो, तो v इक्वस टू हमारा क्या हो गया, ए टी। ये कितना है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी हमारा कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी ट्रक का आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ट्रक के ऊपर रखे हुए पत्थर का भी वेलोसिटी वही होगा, 20 मीटर पर सेकंड। अभी अब आदमी ने इस पत्थर को ड्रॉप किया, छोड़ दिया नीचे, तो ये नीचे जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और एनर्सिया के वजह से इस पत्थर के पास आगे क्या होगा हमारा, वी एक्स। इनर्शिया की वजह से पत्थर के पास क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि 11वें सेकंड में इसका वेलोसिटी बताओ। 11वें सेकंड में मतलब क्या, रिलीज किए तो स्टोन के पास एक हमारा वेलोसिटी हमारा इधर है जिसको v हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो रिलीज करते ही ट्रक वाला एक्सेलरेशन इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रक के फ्रेम से ये नीचे गिर गया, तो ट्रक वाला एक्सेलरेशन इसको मिला नहीं। तो इसका मतलब का वेलोसिटी अब इसका कांस्टेंट हो गया पत्थर का आगे की ओर, और नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो नीचे में हमारा वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने मान लिया वी वाई। वी वाई इक्वस टू हमारा क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। तो चूंकि जब रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, जीरो। तो वी वाई इक्वस टू ए वाई कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और कितने देर के बाद, 11वें सेकंड में। 10 सेकंड में छोड़ा, 11वें सेकंड में पूछ रहा है, तो एक्चुअल सेकंड कितना हो गया, 1 सेकंड ही। 10 सेकंड में आपने रिलीज किया और 11वें सेकंड में पूछ रहा है, तो एक्चुअल टाइम कितना स्पेंड किया आपने, एक ही सेकंड। तो कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू 10 लो, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वी एक्स आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ट्रक के फ्रेम को छोड़ चुका है पत्थर अब, तो ट्रक का एक्सेलरेशन तो लेगा नहीं। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहा। अब जो जो नीचे आएगा तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बढ़ता जाएगा। वी वाई हमारा कितना हो गया एक सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड। तो नेट वेलोसिटी हमारा क्या होता है बच्चों, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। वी एक्स कितना है 20 आई प्लस वी वाई कितना है 10 जे। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 400 प्लस 100 500 √100 500। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ये 22.36 मीटर पर सेकंड। फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहेगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमारा क्या होता है, tan अल्फा इक्वस टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई हमारा कितना है बच्चों 10 और वी एक्स कितना था हमारा 20, 1/2। तो अल्फा इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/2। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आपका ये ए पार्ट आपका 4.11 का ए पार्ट बन गया। बी पार्ट कहता है एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट टी इक्वस टू 11 सेकेंड। तो जब आपने ट्रक से नीचे छोड़ दिया तो ट्रक के फ्रेम से जो ही स्टोन बाहर गया तो ट्रक का एक्सेलरेशन इसको मिला नहीं, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरने वाला एक्सेलरेशन होगा, जो हमारा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका हम लोग बी पार्ट भी बना लिए। फिर नेक्स्ट हमारा 4.12 क्या है, a bob of mass 0.1 kg hung from a ceiling of room by a string 2 meter long is set into oscillation। अच्छा, एक सीलिंग के साथ क्या किया गया, एक बॉब को 2 मीटर स्ट्रिंग के साथ बांध के इसको ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया गया। इसका मास कितना है हमारा, इसका मास कितना है 0.1 kg। अच्छी बात है। फिर क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉब
इफ स्ट्रिंग इज कट व्हेन बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। यदि बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ रहे या यहाँ रहे तो इसका ट्रेजेक्ट्री पूछ रहा है। तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा वेलोसिटी जीरो। नीचे हमेशा सिर्फ और सिर्फ mg लगेगा और कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग को कट भी कर दिया या यहाँ आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे स्ट्रिंग कट कर दिया तो बॉल जो है वो वर्टिकली, या जो बॉब है हमारा वो वर्टिकली नीचे गिरेगा। वर्टिकली क्या करेगा, नीचे गिरेगा, क्योंकि वेलोसिटी कोई रहेगा नहीं। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाता है मिनिमम, तो उसकी वजह से वहाँ पे जब आप स्ट्रिंग काटोगे तो बॉल सीधे नीचे की ओर आएगा। और यदि आपने मीन पोजीशन पे काटा तो मीन पोजीशन पे यदि आपने काटा तो अब क्या होगा, देखो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, मीन पोजीशन की बात करता हूँ मैं। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो हमारा होता है बॉब का मैक्सिमम होता है, चाहे बॉब इधर जाएगा v वेलोसिटी से या इधर जाएगा v वेलोसिटी से। यहाँ पे वेलोसिटी हो गया मैक्सिमम और नीचे लग रहा है mg। इसको जब काटोगे तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि काट दिया आप स्ट्रिंग, और mg हमेशा लगेगा। तो पाथ जो इसका होगा वो इस तरीके से होगा, पैराबोलिक। ये जो वेलोसिटी है इस बॉब को आगे खींचेगा, mg नीचे खींचेगा, g नीचे खींचेगा, बॉब ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए नीचे गिर जाएगा। फिर हमारा है 4.13। 4.13 क्या है कि मैन ऑफ 70 kg स्टैंड ऑन वेइंग स्केल इन लिफ्ट विच इज़ मूविंग। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो एक लिफ्ट लिया मैंने और एक वेइंग मशीन लिया, वेइंग मशीन WM। इस पे एक आदमी खड़ा है जिसका मास कितना है 70 kg। ये 70 kg का आदमी है, ये इसको मैंने मान लिया 70 kg का आदमी इस वेइंग मशीन पे खड़ा है। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा, तो कॉन्सेप्ट हमारा है कि वेइंग मशीन ओनली रीड्स नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन रीड करेगा। तो अब देखो इस 70 kg का आदमी को नीचे क्या लग जाएगा 70g, वेइंग मशीन पे खड़ा है तो ऊपर क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या कह रहा है कि लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाए, v = 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी 10 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। इसका मतलब ये जो लिफ्ट है अभी इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करेगा, वैसा फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन 0 हो, इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में कोई स्यूडो फोर्स लगेगा नहीं। तो ये आदमी जो है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है ना। आप लिफ्ट में बैठ खड़े होते हो तो क्या पता चलता है, मैं तो रुका हुआ हूँ, लोग ही, ये जमीन ही ऊपर या नीचे जा रही है। तो इसका मतलब आदमी जो है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन आदमी पर लगने वाला ऊपर वाला फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, नीचे वाले फोर्स के बराबर। आदमी के ऊपर लगने वाला फोर्स किसके बराबर हो जाएगा हमारा, नीचे वाले फोर्स के बराबर। तो 70 इंटू जी कितना हमारा 10 लिया, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 700 न्यूटन। तो यही नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन रीड कर लेगा, कह लेगा कि आप पे जो फोर्स लग रहा है वो 700 न्यूटन है। बी पार्ट क्या कह रहा है कि यदि ये लिफ्ट, अब गौर से देखो, यदि ये लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ जाए, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया बी पार्ट में। अब ये लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में आदमी है, ऑब्जर्वर है, तो इस पर स्यूडो फोर्स लग जाएगा। तो लिफ्ट जा रहा है नीचे तो स्यूडो फोर्स किधर लग जाएगा ऊपर, तो स्यूडो फोर्स लग जाएगा ऊपर। लेकिन भले ही फ्रेम एक्सेलरेटेड है, आदमी खुद जो ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट में है, तो क्या सोचेगा, हम तो रुके हुए हैं, बाकी चीज़ ही ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। जब लिफ्ट नीचे जाता है तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें ऊपर जा रही है, हम तो वहीं रुके हुए हैं। तो ये ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, तो इस ऑब्जर्वर पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, वही आदमी पे N + Fp = mg, क्योंकि ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स नीचे लगने वाले टोटल फोर्स के बराबर। तो N = क्या हो जाएगा mg - Fp। तो mg माइनस स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो मास कॉमन लो g - a। तो मास कितना है 70 kg और g का वैल्यू लो 10, कैलकुलेशन इजी के लिए, माइनस a कितना है 5। तो 7 में कितना हो जाएगा ये 70 × 5 कितना 350 न्यूटन। तो आदमी पे कितना हमारा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग जाएगा
350 न्यूटन। और वेइंग मशीन तो नॉर्मल डायरेक्शन ही मेजर करेगा, तो वेइंग मशीन क्या मेजर कर लेगा यहाँ पे 350 न्यूटन रीडिंग। सी पार्ट में क्या है, जब यही लिफ्ट अपवर्ड जाए, जब यही लिफ्ट किधर जाए, अपवर्ड जाए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इस केस में सीरो फोर्स किधर लग जाएगा, नीचे, सीरो फोर्स किधर लग जाएगा, नीचे। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, कहानी ठीक उल्टा हो जाएगा। ऊपर लगने वाला, देखो अभी भी आदमी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स नीचे लगने वाला टोटल फोर्स के बराबर। तो एन इक्वल टू हमारा क्या होगा 70G प्लस एफ पी। तो हमारा 70G प्लस एफ पी क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। 70 इंटू जी के वैल्यू 10 प्लस 70 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 700 प्लस 350, तो कितना हो जाएगा 1050 मीटर। तो यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा 1050। तो अब जो लिफ्ट, ये जो वेइंग मशीन है तो नॉर्मल डायरेक्शन ही मेजर करता है, तो उसको रीड कर लेगा 1050। फिर कहता है डी पार्ट में कि नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, रीडिंग क्या होगा वेइंग मशीन का। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मतलब क्या, सिंपल नॉर्मल रिएक्शन। जब ये लिफ्ट का मैकेनिज्म फेल हो जाए, लिफ्ट का मैकेनिज्म फेल होने का मतलब क्या, लिफ्ट जो है उसका तार जो है जिस वायर से लिफ्ट कनेक्टेड है वो टूट जाए, तो जो भी चीज़ टूटेगा ऊपर जाके तो फ्री फॉल करेगा, जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, अब ये आदमी क्या हो गया, एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो गए, तो जीरो फोर्स कैसा लग जाएगा ऊपर। अभी भी ये आदमी लिफ्ट का रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है, इस आदमी पे ऊपर लगने वाला फोर्स एन प्लस एफ पी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल एम जी। एन प्लस एफ जीरो फोर्स क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ लिफ्ट, हमारा क्या हो जाएगा एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम जी, कितना हो गया हमारा जीरो। जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो रीडिंग ही जीरो हो गया, वो तो कहेगा कि आपका कोई वेट ही नहीं है, यही कंडीशन हमारा वेटलेसनेस का है। तो ये भी आपसे बन गया, सिंपल क्वेश्चन था ये 4.13, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ का है। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ है हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ये है। कह रहा है कि t लेस देन जीरो पे फोर्स बताओ। तो t लेस देन जीरो मतलब कि जीरो से पहले, जीरो से पहले हमारा देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, जीरो से पहले t इक्वल टू जीरो पे, जीरो से पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस का कंपोनेंट जीरो, और वर्टिकल एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट जीरो। तो टाइम एक्सिस पे x जीरो होगा, x एक्सिस पे टाइम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम एक्सिस पे जब t जीरो से पीछे जाते हो, लेस देन जीरो जाते हो, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी ds बाई dt जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो, तो f इक्वल टू एम ए, फोर्स भी जीरो। चलो t का वैल्यू जब आप ले रहे हो 4 सेकंड से ज़्यादा, t का वैल्यू जब 4 सेकंड से ज़्यादा हो जाए, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया कांस्टेंट 3 मीटर। 4 सेकंड के बाद जब t ग्रेटर देन 4 सेकंड आ गया तो s हमारा क्या हो गया 3 मीटर, ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट। जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी हो जाएगा जीरो। तो 4 सेकंड के बाद भी हमारा फोर्स क्या हो गए जीरो हो गए। फिर हमारा कह रहा है कि जीरो से लेकर 4 सेकंड तक, जीरो से लेकर 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट लीनियरली बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट लीनियरली बढ़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट लीनियरली बढ़ रहा है, क्या हो रहा है लीनियरली इंक्रीजेज, लीनियरली इंक्रीजेज। जब डिस्प्लेसमेंट लीनियरली इंक्रीज किया तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा ds बाई डी टी, मतलब क्या स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, और स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ हमारा स्लोप क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा हमारा क्या होगा y बाई एक्स। तो y कितना है यहाँ पे 3 बाई एक्स, कहाँ तक मैक्सिमम 4, तो 3/4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे बढ़ते बढ़ते 4 सेकंड पे 3/4 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी हमारा क्या है कांस्टेंट ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है डी बाई डी टी। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो ही, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे फोर्स जीरो हो रहा है, तो ए पार्ट बन गया। फिर कहता है कि इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड।
इम्पल्स हमारा क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या हमारा होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो अब देखो यहाँ पे कहानी, तो t को 0 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक इम्पल्स, तो इम्पल्स जो हमारा होता है वो डेल्टा p हमारा होता है। मतलब क्या, p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल मतलब क्या, मोमेंटम एट 4 सेकेंड माइनस मोमेंटम एट 0 सेकेंड। तो मोमेंटम एट 4 सेकेंड में अभी वेलोसिटी देखे हो 4 सेकेंड पे, वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा 3/4। वेलोसिटी एट 4 सेकेंड कितना हो गया 3/4 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट 0 सेकेंड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो P4 हमारा क्या हो जाएगा, मास इंटू 4 वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। मास कितना है 4 kg इंटू वेलोसिटी कितना है 4 सेकेंड में 3/4, माइनस मोमेंटम एट 0 सेकेंड में। 0 सेकेंड में मास कितना है 4, और 0 सेकेंड में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, चलना ही नहीं शुरू किया था। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा 0, ये और ये कट गया। तो हमारा यहाँ पे इम्पल्स कितना होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो इम्पल्स हमारा हो गया P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो कितना हो जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड, 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों, अभी सारे क्वेश्चनों को मैं डिटेल में भले ही सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तेज़ सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ आपको रिवाइज़ कराना है, ज़्यादा चीज़ रिवाइज़ करना है। तो अब नेक्स्ट हमारा है बच्चों, 2 bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to end of light string. Horizontal force 600 Newton is applied to A and B along the direction of string. What is the tension in string each case? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये अब देखना यहाँ पे कि एक मास है हमारा 10 kg, लो ये मान लिया 10 kg। दूसरा मास को बांध दिया आप लाइट स्ट्रिंग से, जिसका मास है हमारा 20 kg, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। फिर क्या किया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पहले लगाया गया है 6, पहले ए पार्ट में लगा है कि ए पे, ये मैंने मान लिया ए, और ये मैंने मान लिया बी, है ना। तो कह रहा है कि ए पे आपने कितना फोर्स लगा दिया, ए पे लगाया आपने 600 न्यूटन। तो इधर पहले खींचा हो ए पार्ट में, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग आपने ए पे फोर्स लगाया कितना 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो कह रहा है फिर दोबारा केस में क्या क्या बी पे लगाया फोर्स आपने, कह रहा है कि बताओ आप इसमें टेंशन कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ को खींचोगे, तो अब यहाँ पे देखो क्या कहानी है, करना कैसे इसको सॉल्व। तो इसका नीचे तो अब लग जाएगा 10G, ऊपर लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ऊपर नीचे वाले फोर्स से मतलब है नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो आगे 600 न्यूटन लगा रहे हो और पीछे लगा रहे हो आप क्या, स्ट्रिंग है तो टेंशन, पीछे क्या लग जाएगा हमारा टेंशन। अब सिंपल सी बात है, तो जब फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे आपको, तो ए पे आगे कितना लग रहा है 600, पीछे कितना लग रहा है -t इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कौन है हमारा 10 इंटू ए, 10 इंटू ए। तो यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो फोर्स इक्वस टू क्या होता है टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास कितना है 10 + 20 इंटू ए। तो फोर्स कितना लगाए हो 600 इक्वस टू 10 + 20 30A। ये 20 सेकंड, एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितने एक्सेलरेशन से 10 kg चलेगा उतने एक्सेलरेशन से 20 kg भी चलेगा, क्योंकि साथ साथ बांधा हुआ है ये। तो 600 - t इक्वस टू 10 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन कितना है 20। तो t इक्वस टू कितना हो जाएगा 600 - 20 इंटू 10 कितना होगा 200। तो टेंशन यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 न्यूटन इस केस में, जब ए पे लगाया फोर्स आपने। अब दूसरा केस में क्या है, ये ए है, ये बी है, ये 10 kg, ये 20 kg। अब इधर लगा रहे वही फोर्स 600 न्यूटन। अब बताओ टेंशन किधर होगा स्ट्रिंग में। तो सिंपल सी बात है, इसका नीचे क्या लग जाएगा 20G, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, आगे खींच रहे हो, पीछे टेंशन मैंने मान लिया T', टी नहीं मानना है, टी ऊपर केस में मान लिए हैं। तो अब खींच रहे हो बी को, तो बी के बारे में सोचोगे।
तो बी पे आगे क्या लग रहा है 600, पीछे क्या लग रहा है माइनस टी डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 ए तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल ही चुके हो। 20 इंटू ए कितना है 10, ये कितना हमारा हो जाएगा 20 इंटू 20, सॉरी एक्सेलरेशन 20 है ना, एक्सेलरेशन 20 है तो 20 इंटू 20 कितना होगा 400। तो टी डैश हमारा क्या हो जाएगा 600 माइनस 400 कितना 200 न्यूटन। इसका मतलब दोनों केस में टेंशन अलग अलग है। इससे आपने क्या सीखा कि मैंने मान लिया कि कमज़ोर रस्सी है, कमज़ोर रस्सी में आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट सकता है, ज़्यादा टेंशन लगाओगे तो। कमज़ोर रस्सी है, एक साइड 10 kg बंधा हुआ है, दूसरे साइड 20 kg बंधा हुआ है, तो आप किधर से खींचोगे ताकि आपका रस्सी ना टूटे। तो रस्सी को तोड़ता कौन है स्ट्रिंग को, टेंशन। तो जिधर से कम टेंशन लगेगा उधर से ही पकड़ के खींचेंगे। तो 20 kg वाला साइड से पकड़ के आप खींचो इस सिस्टम को तो स्ट्रिंग आपका नहीं टूटेगा। और 10 kg वाले साइड से खींचोगे तो टेंशन ज़्यादा लग जाएगा तो टूटने का खतरा रहेगा। ये क्वेश्चन आपको ये सिखाता है कि दो ऑब्जेक्ट बंधे हुए हों किसी स्ट्रिंग से और स्ट्रिंग कमज़ोर हो तो स्ट्रिंग को टूटने से बचाने के लिए ज़्यादा जिधर मास है उधर से आप खींचो। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये एटवुड मशीन का क्वेश्चन है कि दो मास है, एक है 8 kg दूसरा है 12 kg, उसको एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पुल्ली के ओवर लटका दिया स्ट्रिंग के साथ बांध के इस तरीके से। एक का मैंने मान लिया मास m2, दूसरा का मास मैंने मान लिया m1। तो एक्सेलरेशन और टेंशन पूछ रहा है। तो एटवुड मशीन में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है यहाँ पे m2 माइनस m1 इंटू जी बाय m1 प्लस m2। और टेंशन क्या हमारा होता है, टेंशन हमारा होता है 2m1 m2 जी बाय m1 प्लस m2। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका, इसमें कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं। अब चलो नेक्स्ट हमारा है 4.17, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन लेबोरेटरी। एक लेबोरेटरी है उसमें ये न्यूक्लियस है, ये रेस्ट में है। अब देखो जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तो टूटेगा तो इंटरनल फोर्स से टूटेगा, मैंने मान लिया 2 टुकड़े में टूट गया तो इंटरनल फोर्स से टूटेगा। तो जब इंटरनल फोर्स से टूटेगा तो सेंटर ऑफ मास वही रहेंगे जहाँ पे टूटने से पहले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था, और इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। मान लो एक पार्टिकल, ये इसका मास मैंने मान लिया m1, इसका मास मैंने मान लिया m2। एक पार्टिकल यदि v1 वेलोसिटी से आगे जाएगा तो दूसरा पार्ट जो रिमेनिंग है वो v2 वेलोसिटी से इस तरीके से आगे पीछे जाएगा ताकि इसका मोमेंटम कंजर्व रहे। इनिशियल मोमेंटम 0, पी इनिशियल बिफोर डिसइंटीग्रेशन 0, और पी फाइनल आफ्टर डिसइंटीग्रेशन होगा वो भी 0 होगा सम होके। तो पी इनिशियल बिफोर इंटीग्रेशन 0 और पी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, आगे जाने वाले को पॉजिटिव मानोगे m1 v1, तो पीछे जाने वाले को नेगेटिव मानोगे तो माइनस m2 v2। ये क्या होना चाहिए हमारा 0 के बराबर। तो यहाँ पे इस तरीके से टूटेगा, इस तरीके से स्पीड गेन करेगा कि ताकि उसका सेंटर ऑफ मास फूटने से पहले जहाँ पे था बाद में भी वहीं रहे और मोमेंटम भी कंजर्व हो। इस बात को आप ध्यान रख लेना इस वाले क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट हमारा है कि 2 बिलियर्ड्स बॉल ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस with a speed 6 meter per second collides and rebound with same speed. What is the impulse imparted on each ball due to each other? अच्छा, इम्पल्स हमारा क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। तो एक बिलियर्ड बॉल है, ये मैंने मान लिया मास m, दूसरा भी सेम मास का बिलियर्ड बॉल है और दोनों जो है हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा है। दोनों का स्पीड सेम दे रखा है क्वेश्चन में, ये भी है और ये भी है। तो कोलाइड करेगा, ये हमारा बिफोर कोलिजन, ये ए बिलियर्ड बॉल और ये बी बिलियर्ड बॉल। आफ्टर कोलिजन ए बिलियर्ड बॉल जो है वो सेम स्पीड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, कोलिजन का तो रूल है ये सेम मास है तो, और ये भी हमारा सेम स्पीड के साथ जाएगा। ये भी एम, ये ए ये बी। तो कह रहा है कि पहले का इम्पल्स बताओ। तो इम्पल्स हमारा क्या होता है, इम्पल्स जो हमारा होता है बच्चों, इम्पल्स हमारा क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है m इंटू वी। डायरेक्शन देखो फाइनल मोमेंटम है ना, इसका यदि आगे जाने वाले को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे तो पीछे जाने वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा माइनस आई माइनस
इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी, ये आगे जा रहा है तो प्लस आई, तो ये कितना आ जाएगा माइनस एम वी आई, माइनस एम वी आई, तो माइनस माइनस 2 mv, ये कितना आ जाएगा माइनस 2 mv इन द डायरेक्शन ऑफ आई। इसका मोमेंटम कितने से चेंज कर गया हमारा, डबल से चेंज कर गया। इसका मोमेंटम कितने से चेंज कर गया हमारा, डबल से। तो ये हमारा क्या हो गया -2। मास कितना है इस बिलियर्ड बॉल का, इस बिलियर्ड बॉल का मास कितना है हमारा 0.05, 0.05 इंटू वेलोसिटी कितना था हमारा, वेलोसिटी था हमारा इसके में 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 14 बटा 5 60, ये जो हमारा आ जाएगा 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप अप्रोच ले सकते हो, फार्मूला नहीं याद रहे, डेफिनेशन भी याद रहे तो आपसे काम चल जाएगा। ऐसे सोचोगे क्वेश्चन को तो सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, जो आप सीखे हो आप वही अप्रोच लगाओ। यदि आप मान लो अप्रोच भूल गए हो तो आपको बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए कि इम्पल्स होता क्या है। आप डायरेक्शन लेके कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन लेके आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखो सेल ऑफ मास 0.0020 kg is fired by gun of mass 100 kg if muzzle speed of shell is 80 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो आपको पता है कि मोमेंटम भी देखो, सेल जो फटता है वो इंटरनल फोर्स से फटता है, कोई जाके हथौड़े से फोड़ता नहीं है जाके, या आड़ी कुल्हाड़ी से नहीं काटता है। जब ट्रिगर उस पर या ये परक्यूशन कैप पे यदि हैमर अटैक होता है, उसके अंदर में ब्लास्ट होता है बारूद का, और इंटरनल फोर्स से सेल आगे भागता है। जब भी इंटरनल फोर्स से कोई चीज़ आगे भागेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और साथ ही साथ उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो फायरिंग से पहले पी इनिशियल सेल हमारा कितना है 0, फायरिंग से पहले गन से जो सेल निकला इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0। और फायरिंग के बाद देखो, जैसे ये गन का ये बैरल है हमारा, ये गन है हमारा और इसका ये बैरल है, यहाँ से सेल जो है गोली जो है बाहर निकला, कितने स्पीड से गोली जो है कितने स्पीड से बाहर लगा, मजल वाली स्पीड सेल 80 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो मजल स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू बैरल। तो रिक्वायल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैंने रिक्वायल वेलोसिटी मान लिया v डैश। तो बुलेट का मास मैंने मान लिया mb, और ये हमारा हो गया मास ऑफ गन। तो p फाइनल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, p फाइनल हमारा क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मास मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, आगे जा रहा है तो डायरेक्शन क्या लोगे i, प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन मैंने मान लिया v, डायरेक्शन क्या हो जाएगा -i। आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्स से फटा है, बुलेट आगे भागा है। तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, तो p फाइनल हमारा किसके बराबर होना चाहिए 0। इसका मतलब मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट i माइनस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन i क्या होना चाहिए 0। i कॉमन लेके हटा दो, तो मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो गया 0। इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे अकेला छोड़ो इसको, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, डायरेक्शन पहले ही ले चुका हूँ मैं, अब डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, साइन बन के अपने खुद आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ गन हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन। तो मास ऑफ बुलेट कितना है बच्चों हमारा 0.020, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है हमारा, कितने वेलोसिटी से जा रहा है बुलेट 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड बाय मास ऑफ गन कितना है हमारा, मास ऑफ गन है हमारा जिस गन से फायर किए हो, ये तो बहुत भयंकर मास है 100 kg का, अच्छा रॉकेट लॉन्चर होगा फिर 100। इसको सॉल्व करोगे वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा आपका 0, ये कर ही देता हूँ मैं, ये एक पॉइंट हटा दो तो नीचे में 3 0, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, 8 दूना 16 बट्टे 1000, कितना आ जाएगा 0.016 मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से जो है वो गन रिकॉइल करेगा। बोलोगे सर माइनस कहाँ साइन आया, तो डायरेक्शन आप पहले ही ले चुके हो तो हमेशा माइनस नहीं आएगा, डायरेक्शन लोगे तो साइन माइनस नहीं आएगा।
आप ऐसे अप्रोच करके बना सकते हो क्वेश्चन को। और याद रखना मजल वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बैरल, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बैरल। अब यहीं पे आपको पूछ लेगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, तो रिलेटिव मोशन से लगा दो। वेलोसिटी ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी से लगा दो यहाँ पे आराम से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन, या इसको मानते हैं रॉकेट लॉन्चर मान लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट लॉन्चर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट लॉन्चर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, VBR प्लस VRG। तो मजल वेलोसिटी कितना है इसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट लॉन्चर के रिस्पेक्ट में, बैरल के रिस्पेक्ट में 80, और रॉकेट लॉन्चर का वेलोसिटी कितना आएगा 0.016। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। वो तो रिलेटिव मोशन पे है, आप लोग कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे रिलेटिव मोशन पे आप 11th में 1D मोशन में। वैसे रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, शायद सिलेबस से हटा दिया है इसको। नीट में जेई मेन का भी सिलेबस नहीं आया तो आपको इसका, इसलिए मैंने काइनेमेटिक्स में आपको इसको कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं रिलेटिव मोशन का। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना कि अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। अब देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व किया हुआ है कि एक बॉल को ऐसे आया है, ऐसे फेंका जा रहा है, तो मोमेंटम चेंज करवाए हैं। सॉल्व एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन बार बार कराना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप इसको कर लेना। 4.21 क्या है कि एक स्टोन जो है जिसका मास है 0.25 kg एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है और इसको सर्कल में घुमा दिया गया है जिसका रेडियस है 1.5 मीटर और स्पीड है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो चलो यहाँ पे देखते हैं डाटा क्या है। तो मास कितना आ गया हमारा 0.25 kg और साथ ही साथ इसका रेडियस कितना है 1.5 मीटर, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वही रेडियस हो गया, और ओमेगा कितना है 40 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई एंगल, तो 40 रिवॉल्यूशन में कितना 40 × 2 पाई कितने में मिनट में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड 60। काटना शुरू कर दो 3 2 2 2 जा 4 पाई/3 रेडियन पर सेकंड। तो कैच कह रहा है कि व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो किसी चीज़ को आप सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमा रहे हो, सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, जिसका ओमेगा है हमारा 4, ये ओमेगा से आपको पता है कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में होता है तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, या आप इस छोड़ो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में छोड़ देते हैं। अभी सिंपल एक बात बताते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर प्रोवाइड्स क्या करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सिस्टम में नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर क्या हमारा टेंशन ही हमें प्रोवाइड करेगा एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स m²r। और ये तो हमने समझ लिया इधर से, जब ऑब्जर्वर बाहर से हो। अब इसी ऑब्जर्वर को आप इधर बैठा दोगे, छोटा सा कीड़ा बना के, इंसेक्ट बना के, बोले तू बैठ जा बॉब पे अब घूम, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, हम तो रुके हुए हैं, बाकी दुनिया मेरे अगल बगल घूम रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जीरो फोर्स लगाओगे तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर किसके द्वारा बैलेंस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बैलेंस होगा इसको रोकने के लिए। आप वैसे भी कर लोगे सेम आंसर आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो टेंशन हमारा m², तो मास कितना है 0.25, ओमेगा कितना है 4 पाई/3 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है हमारा 1.5, 0.25 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.8 इंटू 1.5/3, 3 जा 9। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो टेंशन आएगा वो आराम से आपको मिल जाएगा, और ये जो हमारा टेंशन का वैल्यू होगा वो हमारा आ जाएगा 6.57 न्यूटन, 6.57 न्यूटन। फिर इसी में कह रहा है कि यदि वो स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है, तो कह रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो कोई बात नहीं, तो आप टेंशन के जगह पे 2 न्यूटन ये कितना है 200 न्यूटन रख दोगे, तो टेंशन के जगह पे क्या रख दोगे 200 न्यूटन, और ये किसके इक्वल m² r के इक्वल या mv²/r के इक्वल। तो टेंशन हमारा कितना है 200, तो मास कितना है 0.25 इंटू v²/r कितना है 1.5। तो यहाँ से v² निकालो 200 इंटू 1.5/0.25, तो वेलोसिटी आराम से निकाल लो, इसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं।
अब नेक्स्ट है हमारा 4.22 कि यदि स्ट्रिंग टूट गया, स्पीड बढ़ाते गए तो स्ट्रिंग टूट गया तो इसमें बता रहा है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ कैसा होगा। यदि स्ट्रिंग टूट गया तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ कैसा होगा। तो यहाँ पे याद रख लेना कि अब जैसे कोई चीज़ घूम रहा था सर्कुलर पाथ में, अचानक स्ट्रिंग जो है वो इस पोजीशन पे टूट गया, यहाँ पे टूट गया तो इसको घुमा कौन, इसका वेलोसिटी v है, इसको घुमा कौन रहा था, टेंशन घुमा रहा था, जो वेलोसिटी के क्या है परपेंडिकुलर। इसको घुमा कौन रहा था, टेंशन घुमा रहा था, जो इसके वेलोसिटी है कैसा था परपेंडिकुलर। अब टूटते ही टेंशन खत्म हो गया, टेंशन खत्म होते ही अब ये क्या हो गया, इनर्शिया के वजह से इसी v वेलोसिटी से आगे निकल जाएगा ये। तो इसका मतलब ये कैसे जाएगा, सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियली निकल जाएगा आगे, सर्कुलर पाथ के क्या हो जाएगा, टेंजेंशियली निकल जाएगा टूटते ही। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। फिर 4.23 क्या है, एक्सप्लेन व्हाई हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस में जी है नहीं, तो हॉर्स कार्ट में फ्रिक्शन एसेंशियल चाहिए हॉर्स को कार्ट को खींचने के लिए। जब जी ही नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा हॉर्स कार्ट सिस्टम पे, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसको सपोर्ट नहीं करेगा मोशन में, तो नहीं चल पाएगा, वहीं पे स्लिप करता रहेगा बेचारा। फिर पैसेंजर्स आर थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन ए स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। तो कोई पैसेंजर हमारा होता है वो अचानक जो है वो तो यहाँ पे फॉरवर्ड है। अब जैसे जैसे कोई बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, आपका पूरा बॉडी बस के साथ इनर्शिया में होता है। जो ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आपका जो पोर्शन, जो कमर के नीचे का पोर्शन जो है, जो बस के साथ कांटेक्ट में है, वो अचानक बस के साथ रेस्ट में आया, लेकिन कमर से ऊपर का जो पोर्शन है अपवर्ड पोर्शन है, और जो फॉरवर्ड पोर्शन अपवर्ड पोर्शन है आपका, वो इनर्शिया के वजह से किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाएगा। फिर इट इज़ ईजी टू पुल अ लॉन्ग मूवर देन पुश। आपको ये प्रूफ है आपका कि पुल जो है वो पुश से हमारा क्या ईजियर है, ये बात आपको पहले ही प्रूफ करवाई, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल होल्डिंग अ कैच। तो जैसे देखो क्रिकेट का बॉल तो होता है हार्ड लेदर का बना होता है, ये कॉस्को या टेनिस का बॉल तो हम लोग खेलते हैं, जो क्रिकेट इंटरनेशनल मैच होता है वो लेदर बॉल से होता है, हार्ड होता है। यदि कोई तेज आती हुई बॉल को आप रोकोगे अचानक और हाथ को पीछे नहीं लोगे तो वो आपके हाथ को डैमेज कर सकता है। तो क्या किया जाता है, तो आपको इम्पल्स को कम करने के लिए, बॉल के इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए, इनर्शिया को ब्रेक करने में टाइम लगाने के लिए, ताकि इम्पल्सिव फोर्स कम से कम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पीछे धकेलते हैं हाथ को, ताकि बॉल को स्लोअर होने में, मोमेंटम चेंज करने में टाइम बढ़ जाए। और टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है हमारा, अप्लाइड फोर्स। तो बॉल आप पे जो है अप्लाइड फोर्स कम लगा पाए, हार्ड फोर्स आपको कम लगा पाए, आपका हाथ डैमेज होने से बच जाए। ये हमारा था बच्चों, एनसीईआरटी पूरे डिस्कस हो गए।